हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय था और आज हम वीडियो में देखने वाले मल्टी टेनेंसी के बारे में। तो मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर क्या होता है, इस वीडियो के बारे में मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है थी कि हमें मल्टी टेनेंसी के बारे में एक वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लारावेल के अंदर मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर यानी कि जो हमारा मल्टी टेनेंसी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग फिट करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी टेनेंसी और मल्टी टेनेंसी होता क्या है। तो मल्टी टेनेंसी क्या है कि इज़ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वेयर अ सिंगल एप्लीकेशन इंस्टेंस सर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स और यूजर ग्रुप ने नोन एज टेनेंट्स करके। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है, यानी कि किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने का एक तरीका, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल एप्लीकेशन हमारे पास होती है, बट हम लोग उसके थ्रू मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं या मल्टीपल जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको हम लोग कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ईच tenant operates within the same application environment but maintains separate data configuration and access right। तो हमारे पास एक सिंपल सी एप्लीकेशन होती है, एक सिंगल एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर मल्टीपल आपके डेटाबेस हो सकते हैं या मल्टीपल आप लोग डेटा सेपरेशन आप लोग कर सकते हैं और डिफरेंट कन्फिग्रेशन हो सकते हैं। सब कुछ अलग हो सकता है हमारे क्लाइंट के हिसाब से। अच्छा, कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है? जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो जो कि SaaS होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, वहाँ पर आप लोग इसको यूज़ करते हो। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के अंदर आप यूज़ कर सकते हो या कोई एक एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन होता है, वहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट को जो अपना है मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर अगर आपके पास एक सिंगल टेनेंट है और एक मल्टी टेनेंट है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर एक मान लीजिए आपके पास एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर क्लाइंट चाहता है कि उसका जो डेटाबेस है वो सेपरेट रहना चाहिए और जो क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 क्लाइंट हैं, तो तीनों क्लाइंट के पास डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं और उनको आपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपने उनको होस्ट कर रखा है। मान लीजिए आपने फ़ोल्डर वाइज़ करके आपने उन्हें अपने होस्टिंग पर आपने उनको होस्ट कर रखा है। तो मान लीजिए आपके पास 3 क्लाइंट हैं, तीनों के लिए आपने अलग-अलग आपने एक फ़ोल्डर बनाया कि क्लाइंट ए, क्लाइंट बी और क्लाइंट सी एक तरह से, और फिर उनके लिए अलग-अलग आपने डेटाबेस बना करके आपने उनको कनेक्ट कर दिया। फिर कोई एक चौथा आता है, तो चौथे के लिए भी आप वही करते हो कि चौथा मेरे पास क्लाइंट है, तो उसके लिए आपने फिर से एक जो है फ़ोल्डर बनाया ऐप नाम से, और ये वाला जो भी ऐप की जो भी कोड है, वो सारे कोड आपने इसके अंदर डाल दिए और फिर उसके लिए आपने एक डेटाबेस बनाया और फिर उसको आपने कनेक्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा सिंगल टेनेंट करके, है ना? तो आपने इस तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लगाते हो। मोस्टली लोग इस तरीके से भी प्रेफ़र करते हैं जहाँ पर कम क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली। बट यहाँ पर मल्टी टेनेंट का काम क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक सिंगल ऐप होता है, वही हैंडल करता है। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पे टेनेंट्स हो गए, ये लॉगिन होते हैं इसके अंदर और यहाँ से वो क्या होते हैं कि अलग-अलग डेटाबेस को वो लोग यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। तो जो हमारा टेनेंट 1 है, उसके लिए आप एक ही ऐप बना रहे हो और वही ऐप क्या कर रहा है कि आपको रिडायरेक्ट कर दे रहा है डेटाबेस 1 के थ्रू। फिर आपका ये क्लाइंट 2 है और उसके पास डिफरेंट डेटाबेस है ना? तो हर एक क्लाइंट का अपना एक सेपरेट डेटाबेस हो गया और वो इस चीज़ के लिए आपको पैसे पे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 3 मेन टाइप्स ऑफ मल्टी टेनेंट डेटाबेस कौन-कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि शेयर डेटाबेस हो सकता है, यानी कि जो अभी हमने डेटाबेस को हमने देखा था यहाँ पर, इस टाइप के डेटाबेस, वो हम कैसे-कैसे बना सकते हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ पर है। कि पहला ये हो सकता है कि आपका जो डेटाबेस हो सकता है वो शेयर हो सकता है और वहाँ पर जो भी आपकी स्कीमा यानी कि जो टेबल है वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो आपके पास सिंगल डेटाबेस है और सिंगल टेबल्स हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास डेटाबेस तो सिंगल है बट वहाँ पर मल्टीपल स्कीमास है ना? मल्टीपल स्कीमास का मतलब हर एक क्लाइंट के लिए अलग-अलग आपने टेबल्स बस बना दिए। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि मल्टीपल डेटाबेस हो सकते हैं और उसके अंदर आपके मल्टीपल स्कीमास हो सकते हैं ना। तो आपने हर एक क्लाइंट के लिए आपने मल्टीपल डेटाबेस बनाए, सॉरी सिंगल डेटाबेस, यानी कि हर एक क्लाइंट के लिए आपके पास एक सिंगल डेटाबेस है और हर एक क्लाइंट के पास अपना स्कीमास है। यहाँ पर क्या है कि उसके पास डेटाबेस तो एक ही है बट उसके नाम से हमने टेबल्स अलग-अलग कर दिए, जैसे कि क्लाइंट ए टेबल, क्लाइंट बी टेबल, है ना? इस तरीके से। यहाँ पर क्या है कि शेयर्ड डेटाबेस है और शेयर्ड स्कीमा है, यानी कि आपका डेटाबेस एक ही है, टेबल भी एक ही है, उसके अंदर आपने कोई एक फ़ील्ड ऐड कर दी जैसे कि क्लाइंट आईडी करके और वो क्लाइंट आईडी से आपने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 3 तरीके हो सकते हैं आपके डेटाबेस को मैनेज करने का कि मल्टी टेनेंसी के अंदर आप जो कैसे डेटाबेस को आप मैनेज कर पाते हो। फिर आता है आपका मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि यूआरएल बेस्ड सैस होता है हमारे पास कुछ और कुछ होता है मल्टी टेनेंट सैस करके, है ना? 2 होते हैं। तो पहले यूआरएल बेस्ड को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास यूआरएल बेस्ड हमारे पास है, वो इस तरीके से होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास टेनेंट 1 है और आपका यहाँ पर जो मेन डोमेन होगा, है ना? वो office.com। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कई बार कि अगर आप गूगल की कोई एक सर्विस लेते हो, तो वो आपको जो डैशबोर्ड देते हैं, वो कुछ इस तरीके से देंगे कि आपका नाम हो गया, मान लीजिए यूज़र नेम हो गया आपका .google.com। फिर आपने मान लीजिए कोई स्लैक आपने लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नाम, आपका यूज़र नेम हो जाएगा बेसिकली .slack.com, है ना? इसी तरीके से
और भी बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सैस होते हैं बेसिकली, जो हमें पेड होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं बेसिकली, कि आपको सब्सक्राइब करना है उनको कुछ पैसे दे करके $5 या $10 पर मंथ का, और फिर वो आपको कुछ इस तरीके का आपको एक यूआरएल दे देते हैं और उसके थ्रू आप अपने डैशबोर्ड को आप एक्सेस कर पाते हो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि यूआरएल बेस्ड हमारा सैस हो गया। फिर होता है आपका मल्टी टेनेंट सैस का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास सिंगल इस तरीके का आपका एक ऐप का यूआरएल होता है, उसके अंदर बंदा लॉगिन होता है और वो अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह देख सकता है ना। तो ये 2 तरीके हो गए। अच्छा, बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं? तो यहाँ पर रिसोर्स एफिशिएंसी हो गया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ईज़ियर मेंटेनेंस होता है, स्केलेबिलिटी और भी होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी जो सिक्योरिटी होती है, आपका डेटाबेस होता है, वो आप सिक्योर रख पाते हो हर एक टेनेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं लारावेल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक लारावेल की एप्लीकेशन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लारावेल न्यू लारावेल मल्टी टेनेंट करके। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, ये हमारे लिए एक नई लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। मैं उस एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी अपने एप्लीकेशन का नाम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन सर्व करके। तो एक झलक इसकी देख लेते हैं हम लोग चल के। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारा पेज कुछ इस टाइप का दिख रहा है लारावेल का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार्टर पेज है आपका। इसको हम अपने सबलाइम के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर, ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पर DB टेस्टिंग एक मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन हमने कर लिया। हम लोग क्या करते हैं कि ब्रीज पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर लारावेल ब्रीज। मैं एंटर करता हूँ, तो ये पैकेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अभी इंस्टॉल हो जाएगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए बेसिकली। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं PHP आर्टिजन ब्रिज इंस्टॉल। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप ब्लेड लेना चाहते हो, व्यू विद इनर्शिया, या सिर्फ API आप चाहते हो, क्या चाहते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ब्लेड ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लेड, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि आप ब्लेड लिख सकते हैं। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। वुड यू लाइक टू डार्क मोड सपोर्ट, नो, हटाते हैं इसको, पेस्ट, इसको रहने देते हैं, देखते हैं। अब ये इंस्टॉल कर देगा यहाँ पर सभी चीज़ों को। तो इसने देखिए सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। मैं एक बार यहाँ से PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश कर लेता हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए इसने माइग्रेशंस भी यहाँ पर रन कर दिया। एक बार हम लोग PHP आर्टिजन सर्व करके एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो देखिए लॉगिन और रजिस्टर। तो एक यूज़र को हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करके देखते हैं। मैं आता हूँ user@user.com, पासवर्ड एंटर करते हैं। ओके, बोला कि पासवर्ड फील्ड कंफर्म करो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको डैशबोर्ड वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड हो गया, यू आर लॉग्ड इन, और यहाँ से आप प्रोफाइल पर भी जा सकते हो, और इसकी फिर आप यहाँ पे प्रोफाइल आप एडिट करना चाहो तो वो भी आप कर पाओगे। यहाँ से देखें प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन, नेम, ईमेल, सेव, कंफर्म पासवर्ड, और फिर आपको डिलीट अकाउंट का, है ना। तो ये सब कुछ हमें ब्रीज पैकेज ही दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मल्टी टेनेंसी यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। तो मल्टी टेनेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग ये पैकेज यूज़ कर सकते हैं, टेनेंसी फॉर लारावेल करके। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पर जाओगे तो इसका बहुत ईजी है इम्प्लीमेंटेशन, तो इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर वर्जन 3 है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके क्विक स्टार्ट पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है कि टाइप्स ऑफ मल्टी टेनेंसी क्या क्या है। आप इसकी थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं एक बार, है ना, कि मोड्स ऑफ मल्टी टेनेंट आइडेंटिफिकेशन, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इनकी। आप यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। क्विक स्टार्ट पे अगर आप चलोगे तो आप यहाँ पे इंस्टॉलेशन की पूरी प्रक्रिया आप यहाँ पे देख पाओगे। तो देखो सबसे पहले इन्होंने बोला कि आप सबसे पहले ये वाला पैकेज आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लें। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। ये भी बैकग्राउंड में हो रहा है, तब तक हम लोग और देख लेते हैं। उसके बाद आप देखिए आप यहाँ पर रन करेंगे PHP आर्टिजन टेनेंसी इंस्टॉल करके, तो ये आपको पूरा टेनेंसी के जो भी आपके फीचर्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये माइग्रेशन क्रिएट करेगा, कॉन्फिग फाइल क्रिएट करेगा, राउट फाइल्स वगैरह, सर्विस प्रोवाइडर, ये सब कुछ ये आपको क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो PHP आर्टिजन माइग्रेट करके, और जो आपका सर्विस प्रोवाइडर जो ये देगा उसको आपको यहाँ पर रजिस्टर भी करना पड़ेगा, टेनेंसी सर्विस प्रोवाइडर क्लास करके, है ना, ताकि ये सर्विस प्रोवाइडर आपके एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर रेडी हो सके। तो देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है अभी ये हमारे पास, ठीक है। और अब हम यहाँ पे PHP आर्टिजन टेनेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो अभी देखिए इसने यहाँ पे बताया कि इंस्टॉल कर लिया हमने सब कुछ। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर टेनेंसी डॉट पीएचपी बनाई हमने, राउट्स के अंदर टेनेंट डॉट पीएचपी और टेनेंसी सर्विस प्रोवाइडर हमने बनाया हुआ है, माइग्रेशंस इन्होंने बनाई हुई है, और डेटाबेस के लिए आप माइग्रेशंस टेनेंट फोल्डर के अंदर भी बनाया हुआ है ना, टेनेंट फोल्डर करके बनाया हुआ है। तो सब कुछ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं अपने सबलाइम के अंदर। यहाँ पर अगर आप जाओगे सबसे पहले आप देखोगे कॉन्फ़िग के अंदर देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे टेनेंसी डॉट पीएचपी करके है ना। तो ये हमें इन्होंने प्रोवाइड किया। यहाँ से आप मॉडल देख सकते हो कि टेनेंट का मॉडल कौन सा है, तो इन्होंने खुद का बनाया हुआ है। आप लोग खुद का भी बना सकते हो, तो इसके अंदर अभी हम बनाएंगे खुद का भी। यहाँ पे डोमेन जो है इन्होंने खुद का मॉडल बनाया हुआ है, वो यहाँ पे पास किया हुआ है। आईडी जनरेटर आप देख सकते हैं, सेंट्रल डोमेन्स। तो ये हो गया आपका सेंट्रल का मतलब ये होगा कि जो आपकी मेन एप्लीकेशन है, जहाँ से सुपर एडमिन लॉगिन होगा, यानी कि जो वेबसाइट का मालिक होगा या जो प्रोडक्ट का जो मालिक होगा, वो सेंट्रल डोमेन्स हो गया बेसिकली, कि वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है। और फिर यहाँ पे बूट स्ट्रैपर्स हैं कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें ये यूज़ की हुई हैं, कुछ कमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे कनेक्शंस वगैरह दिया हुआ है कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करना है, जो आपका टेनेंट जनरेट होगा उसका कुछ प्रीफिक्स वगैरह है ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको बस देख लेते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमें सब कुछ यहाँ पे फीचर्स इसका यूज़ में आ रहा है ना। माइग्रेशंस वगैरह के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कमांड्स वगैरह हैं। ओके ठीक है। फिर आप चलेंगे डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर आप माइग्रेशंस के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिलती है जो है आपकी डोमेन्स करके, है ना। डोमेन्स है एक, और एक आपको मिलेगा टेनेंट्स टेबल करके। तो टेनेंट्स के अंदर आप जो टेनेंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि उसकी आईडी हो गई, और यहाँ पर आप अदर कॉलम्स भी आप ऐड करना चाहो तो आप कर दोगे, अदरवाइज वो डेटा के अंदर डाल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और यहाँ पे कॉलम्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने डाला कि भाई टेनेंट का जो नाम रहेगा वो भी हमें चाहिए, हमने यहाँ पर डाला नेम। इसी तरीके से हमें उसकी ईमेल भी चाहिए होगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ईमेल, और यहाँ पे आपको पासवर्ड भी चाहिए होगा तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, कि हमें ये चीज़ें हमें टेनेंट की चाहिए होंगी। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिकली एक टेनेंट्स के लिए, और एक था आपका डोमेन करके, है ना। तो आप डोमेन्स में आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए डोमेन का जो नाम रहेगा वो आप यहाँ पर डालोगे, फिर टेनेंट आईडी से जो कनेक्टेड रहेगा कि किस टेनेंट का ये डोमेन है ना। बेसिकली डोमेन का मतलब यूआरएल होता है, और यहाँ पे टेनेंट्स फोल्डर भी है, तो इसके अंदर जो जो माइग्रेशंस रहेंगी वो उसे माइग्रेट करेगा। तो हमने यूज़र को उठाया और हमने इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया टेनेंट फोल्डर के अंदर। सेम चीज़ आप यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी करोगे, तो इसके लिए भी मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और 2014 की और कोई माइग्रेशन मुझे नहीं लग रही, 2014, ठीक है। ओके, तो ये दो हमने माइग्रेशंस दे दी जो उस टाइम पब्लिश होगी जैसे ही कोई टेनेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। राउट्स के अंदर आप जाओगे तो एक एक्स्ट्रा फाइल आपको मिलेगी यहाँ पे, जो कि टेनेंट डॉट पीएचपी करके। ये जैसे ही कोई टेनेंट लॉगिन होगा वैसे ही वो इस वाले पेज पे आ जाएगा, वो वेब डॉट पीएचपी पे नहीं जाएगा, है ना। तो ये है आपका। और एक और फाइल थी आपकी जो कि सर्विस प्रोवाइडर करके है, तो प्रोवाइडर्स में आप जाओगे तो यहाँ टेनेंट सर्विस प्रोवाइडर आप यहाँ पे देख पाओगे। इस फाइल के अंदर आपका जो मेन काम है वो हो रहा है ना। तो आप इसको एक बार थोड़ा गो थ्रू करना, इसको थोड़ा सा समझना, बहुत ईजी है। जैसे कि यहाँ पे टेनेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई एक आपका टेनेंट क्रिएट होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएटिंग इवेंट, क्रिएटिंग टेनेंट। अब आप उसके ऊपर कुछ अगर ऑपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक एरे के अंदर आप जब पास कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने देखो पास किया हुआ है कि जैसे कोई टेनेंट क्रिएटेड होता है, क्रिएट होने के बाद क्या क्या काम करना है, कि डेटाबेस उसका क्रिएट करना है, उसको डेटाबेस को माइग्रेट करना है, क्योंकि हर एक टेनेंट का अपना एक सेपरेट डेटाबेस होने वाला है। तो जैसे ही कोई टेनेंट क्रिएट होगा उसके अंदर कुछ ऐसी टेबल्स होंगी जो बाय डिफॉल्ट माइग्रेट होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस है, माइग्रेशंस आपकी है, और भी हैं, जैसे कि एक कुछ इवेंट है, जैसे कि टेनेंट सेव होते टाइम आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, या जब सेव हो जाए उसके बाद कुछ करना है आपको, है ना। तो वो भी चीज़ यहाँ पर है। और ऐसे ही फिर आपका है क्रिएटिंग डोमेन क्रिएट करते टाइम आपको कुछ करना है, तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ पे उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर यहाँ पे राउट्स वगैरह दिए हुए हैं कि राउट्स के अंदर टेनेंट आपका यहाँ से है ना। आप यहाँ से देख सकते हो कुछ मिडिल वेयर यहाँ पर लगाए हुए हैं कि टेनेंट के ऊपर जो भी मिडिल वेयर है वो यहाँ से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये उसकी सर्विस प्रोवाइडर की फाइल है बेसिकली, है ना। तो इस टेनेंट सर्विस प्रोवाइडर को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, यानी कि ऐप के अंदर। तो आप यहाँ पर जाएंगे ऐप डॉट पीएचपी के अंदर, और यहाँ पर नीचे आपको एक प्रोवाइडर्स नाम की की मिलेगी, यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐप प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम जो कि है टेनेंसी सर्विस प्रोवाइडर, और आप यहाँ पे क्लास ऐड कर दोगे। ठीक है, इसको आप सेव कर दें, बस इतना ही करना था। वापस से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया, हमने माइग्रेट नहीं किया, तो हम लोग इसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो देखिए टेनेंट का भी इसने माइग्रेशन कर दिया, जो कि डोमेन्स डॉट पीएच डोमेन्स टेबल भी है ना, 2 टेबल इसने माइग्रेट कर लिए।
यहाँ पर हमने इस चीज़ को ऐड कर दिया था अपने टेनेंट सर्विस प्रोवाइडर को, और फिर लिखा कि क्रिएटिंग टेनेंट मॉडल, राइट। तो अगर आप एक खुद का एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हो टेनेंट का, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, और जो अपना मॉडल है फोल्डर, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जो कि tenant.php करके, tenant.php। इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। मैं इसको दोबारा से ओपन कर देता हूँ ताकि थोड़ा कलरफुल रहे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने देखिए टेनेंट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक क्लास हो गई अपनी, खुद का एक मॉडल हो गया बेसिकली। अब आप जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, आप यहाँ पर आप अपने जो भी मॉडल के अंदर आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, बाद में। ठीक है, ओके। ये चीज़ क्या है कि नाउ वी नीड टू टेल द पैकेज टू यूज़ द कस्टम मॉडल, ओ, है ना। तो अभी जो हमने कॉन्फ़िग के अंदर tenancy.php देखा हुआ था, यहाँ पर कॉन्फ़िग के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप ऊपर जाओगे टॉप पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे टेनेंट मॉडल उसने लगा हुआ है कि कौन सा मॉडल आप यूज़ करो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने ये वाला टेनेंट पास किया हुआ है, राइट। हमें ये वाला पास नहीं करना, हमें बताना है कि उसके पास, हमारे पास खुद का एक मॉडल है जो कि इस लोकेशन पे है। तो अब वो क्या करेगा कि अब इस वाले टेनेंट मॉडल को वो उठाएगा, है ना। तो जो भी हमारा अपडेट कोड रहेगा टेनेंट के अंदर, जो मॉडल के अंदर रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो उसको पहचान पाएगा कि हाँ भाई वो इसी का है। कुछ इवेंट्स हैं और यहाँ पर कुछ सेंट्रल राउट्स हैं, है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा-सा बाद में देखेंगे, इन सब चीज़ों को जो भी इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को देखते हैं कि सेंट्रल डोमेन्स हमने देख लिया ऑलरेडी, कि यहाँ पे जो डोमेन नेम होता है हमारी वेबसाइट का, वो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। टेनेंट्स के राउट्स यहाँ पर थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन दी हुई है। माइग्रेशंस है, क्रिएटिंग टेनेंट, आपको टेनेंट कैसे क्रिएट करना है बेसिकली, तो ये सिंपल है बिल्कुल, इस तरीके से आप पास कर दोगे। और ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि किस तरीके से हमें करना है। टेनेंट्स पे चलते हैं, और यहाँ से जो हमें ये मॉडल के अंदर से जो हमें ये टेनेंट क्रिएट करने का जो ये चीज़ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा एक यूआई के थ्रू चलेंगे। यहाँ पर हम लोग एक बटन बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक टेनेंट्स नाम के पेज पे चले जाएंगे, है ना। ये बेसिकली हमारा मान लीजिए सुपर एडमिन हो गया, यानी कि जो वेबसाइट का जो ऑनर है वो यहाँ पर है। अब वो क्या करेगा कि वो टेनेंट क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक यहाँ पे बटन बना देते हैं। तो बटन बनाने के लिए हम लोग चलेंगे अपने रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर है आपका डैशबोर्ड करके। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा बैकग्राउंड में npm rundev यहाँ पर चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ npm rundev, ताकि वीट का जो है वो अपना बैकग्राउंड में चलता रहे। और एक और जगह पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं PHP आर्टिजन सर्व करके। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए होगा, है ना। तो बटन के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो कंपोनेंट है अपना, यहाँ पर एक बटन है अपने प्राइमरी करके, प्राइमरी बटन है ना, इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पे बटन लिंक करके। तो मैं लिखूँगा btn लिंक करके, है ना, कि ये बटन लिंक है। अब यहाँ पर बटन नहीं रहेगा, यहाँ पे ए टैग हो जाएगा। आप इसको सेव कर दें, और यहाँ पे एट्रीब्यूट में टाइप की जगह पे हम लोग href डाल देंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो अपना होम पेज रहेगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना अब रीयूजेबल हो जाएगा बेसिकली कंपोनेंट। तो अब हम इसको यूज़ कर पाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो अपना यू आर लॉग्ड इन है, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि एक बटन दे देते हैं। तो बटन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ btn लिंक, सॉरी x btn लिंक, और href आप यहाँ से पास कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं होम करके ही देख लेता हूँ, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेनेंट्स करके, और आप इसको क्लोज कर दें। लिंक है, इसको सेव करते हैं वापस से, यहाँ पे चलते हैं, इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए टेनेंट्स करके आपको दिख रहा है ना। अब अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको फिलहाल के लिए यहीं पे भेज रहा है, बट इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, है ना। तो राउट के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक कंट्रोलर क्रिएट कर देता हूँ। तो PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर टेनेंट कंट्रोलर, ठीक है। आर पास कर देते हैं रिसोर्स के लिए, और यहाँ पे मॉडल पास कर देते हैं। तो मॉडल अपना रहेगा टेनेंट करके, ठीक है। PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, एक हमने कंट्रोलर क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेनेंट कंट्रोलर करके, और यहाँ पे आर फ्लैग इसलिए पास किया ताकि वो रिसोर्स फ्लैग रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करे। रिसोर्स का मतलब उसके पास बहुत सारे मेथड्स प्री बिल्ड आपको मिल जाएंगे, यानी कि पहले से ही वो बना के दे देंगे आपको। यहाँ पे मॉडल हमने दे दिया ताकि वो मॉडल यूज़ कर पाए। इस वाले मॉडल को देख लेते हैं एक बार कि कैसा है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा उससे। तो यहाँ चलेंगे ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर्स, और यहाँ पे है टेनेंट कंट्रोलर करके। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी उन्होंने कोड लिखा हुआ है, टेनेंट हमारा मॉडल उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इंडेक्स मेथड आप देखेंगे, क्रिएट है, स्टोर है,
शो के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे टेनेंट उन्होंने डाला हुआ है ना, तो ये ईजी हो जाएगा बेसिकली आपके लिए भी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें लोड करना पड़ेगा अपने व्यू को, है ना। तो व्यू आपका रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जो कि है टेनेंट्स करके, और यहाँ पर आपकी रहेगी एक index.blade.php। मैं क्लिक करता हूँ index.blade.php, और इसका जो हुलिया रहेगा वो सेम अपना ये डैशबोर्ड की तरह रहेगा। तो मैं इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेता हूँ, चलता हूँ इंडेक्स के अंदर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड की जगह पे मैं आप लिख देता हूँ टेनेंट्स, और यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा देते हैं बेसिकली। इस पेज पे हम लोग सबसे पहले एक बार मूव करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा उसे web.php के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड से पहले या ऑथ के अंदर आप करोगे, क्योंकि जब यूज़र लॉग्ड इन रहेगा तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे राउट रिसोर्स, और यहाँ पे लिखोगे टेनेंट्स, और यहाँ पे टेनेंट कंट्रोलर क्लास, ठीक है। अब इसको आपको इंपोर्ट भी करना रहेगा टॉप पर। तो यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, यूज़ ऐप http कंट्रोलर्स टेनेंट कंट्रोलर, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी index.blade.php में चलते हैं, और यहाँ पर हमने ये सब कर दिया। सॉरी, यहाँ कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं व्यू को, जो कि होगा टेनेंट्स डॉट इंडेक्स करके, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ पर आते हैं। ये बोल रहा है कि राउट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी web.php के अंदर। सेव करते हैं, वापस से यहाँ चलते हैं। इसने खुद को रिफ्रेश किया। यहाँ पर अभी भी डैशबोर्ड दे रहा है, यानी कि हमें जो लिंक है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। href यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ से पास कर सकते हो राउट, और यहाँ पे आप लिखोगे टेनेंट्स डॉट इंडेक्स करके। इसको सेव करें, वापस से यहाँ आते हैं। तो अभी ये ठीक चल रहा है। तो टेनेंट्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ देखिए टेनेंट्स पेज पे आ गया और यू आर लॉग्ड इन करके आ रहा है। यहाँ पर हमें एक टेबल चाहिए होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे हम लोग टेबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, और एक टेनेंट को हम लोग रजिस्टर करने का सीधा बना लेंगे, है ना। तो बटन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एक हम लोग बटन बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ xbtn लिंक, क्लास ले लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट 4 रहेगा, राउट टेनेंट्स डॉट क्रिएट करके, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐड टेनेंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ हमें एक बटन मिल जाएगा। इसको फ्लोट करके देखते हैं कि क्या वो राइट साइड में होता है। ओके, ठीक है। तो ये फ्लोट यहाँ पर हमने कर लिया। तो यहाँ पर टेनेंट्स हो गया, और यहाँ पर हमने इसको फ्लोट कर दिया ऐड टेनेंट करके। अब इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको क्रिएट वाले पेज पे लेके जा रहा है ना। तो क्रिएट वाले पेज पे लेके जा रहा है, तो ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग क्रिएट वाला अभी लोड कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ क्रिएट मेथड के अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा लेट्स से कि क्रिएट फाइल करके, है ना। तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ की न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि होगी create.blade.php करके, है ना। सब कुछ यहाँ से सेम रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बटन हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई ऐड टेनेंट करके, और इसके अंदर हमें एक फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी बेसिकली यहाँ पर ऐड करने के लिए ना। तो वो फॉर्म हम लोग क्या करते हैं कि ऑथ के अंदर से उठा लेते हैं, रजिस्टर वाला, है ना, ये वाला फॉर्म। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस चीज़ को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे क्रिएट वाले में पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, अलाइंड कर लेते हैं बेसिकली। तो अभी यहाँ पर फॉर्म है, मेथड आपका रजिस्टर पे जा रहा है। रजिस्टर पर न जा करके ये आपका जाएगा टेनेंट्स डॉट स्टोर करके। CSRF टोकन हो जाएगा आपका। उसको नेम चाहिए होगा, ईमेल चाहिए होगा, यहाँ पे पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड भी चाहिए होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड ये सब हटा देते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर की हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपका बटन हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि कैसा ये दिख रहा है। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है।
तो नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और यहाँ पे रजिस्टर आपका बटन हो गया ना। तो रजिस्टर की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि क्रिएट करके इस तरीके से। तो अभी इसका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका क्रिएट। देखिए क्रिएट हो गया। ओके, एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ से वो डोमेन पास कर सकता है बंदा कि उसको किस टाइप का डोमेन चाहिए होगा, है ना। तो नेम हो गया, उसका ईमेल हो गया, इसी को हम लोग क्या करते हैं कि नेम वाले को ही उठा लेते हैं और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका नेम है बेसिकली, मैं इसको हटा करके डोमेन नेम कर देता हूँ, डोमेन नेम इस तरीके से, और टाइप उसका टेक्स्ट ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर नेम की जगह पे आप लिख सकते हो डोमेन नेम। सेव करते हैं इसको और यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए इसने बनाया हुआ नेम, ईमेल, और यहाँ हो गया आपका डोमेन नेम, और फिर आपका हो गया पासवर्ड, और फिर कंफर्म। तो अब हम रजिस्टर करके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो वो बंदा हमें यहाँ पर भेजेगा स्टोर वाले मेथड पे। तो हम लोग यहाँ पे डीडी करके देख लेते हैं एक बार कि रिक्वेस्ट ऑल, यहाँ पर इसको, और इसको एक बार क्या करते हैं कि हम लोग एक बार फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम XYZ, यहाँ पे कुछ email @gmail.com, जो भी है थोड़ा गलत हो गया। डोमेन नेम आपका यहाँ पर रहेगा, तो डोमेन नेम और पासवर्ड, ये हो गया आपका पासवर्ड। मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिल रही है। नेम मिल रहा है आपका, ईमेल आपको मिल रही है, डोमेन नेम आपको मिल रहा है, यहाँ पे पासवर्ड मिल रहा है आपको, और यहाँ पे पासवर्ड कन्फर्मेशन मिल रहा है। ओके ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब आपको यहाँ पर वैलिडेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप वैलिडेशन लिख सकते हैं, वैलिडेशन। तो वैलिडेट करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं वैलिडेटेड डेटा करके। इसको आप एक अलग से फाइल के अंदर भी आप वैलिडेट कर सकते हैं, बट मैं फ़िलहाल के लिए यहीं पर लिख देता हूँ। आप यहाँ पर नेम लिखेंगे, नेम के अंदर आपका हो जाएगा लेट्स से रिक्वायर्ड, और फिर हो जाएगा आपका ये स्ट्रिंग रहेगा, और ये आपका रहेगा मैक्सिमम 255 कैरेक्टर। इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक चाहिए होगा आपको यहाँ पर ईमेल के लिए, और यहाँ पर स्ट्रिंग की जगह पे हम यहाँ पर कर देते हैं ईमेल, और फिर आपको चाहिए यहाँ पे डोमेन नेम के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन नेम, बट यहाँ पर आपको यूनिक आपको लिखना रहेगा, है ना, क्योंकि आपको यूनिक चाहिए होगा, और वो चाहिए होगा आपको डोमेन्स टेबल से, और यहाँ पर है डोमेन नाम की कॉलम उसमें से, है ना। तो डोमेन्स नाम का जो टेबल है वो एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डीबी टेस्टिंग नाम से मेरे पास एक डेटाबेस यहाँ पर बना हुआ है, जिसके अंदर डोमेन्स नाम से यहाँ पर टेबल भी है, जिसके अंदर डोमेन लिखा हुआ है, टेनेंट आईडी लिखी हुई है। यहाँ पे यूज़र्स नाम से टेबल है, जिसके अंदर एक यूज़र हमने रजिस्टर किया हुआ था। टेनेंट्स नाम से टेबल है जो अभी ब्लैंक है ना। तो ये सारी टेबल्स उन्होंने बना के दी हुई है माइग्रेशंस के अंदर। ओके ठीक है। तो अब जो आपने यहाँ पे वैलिडेट कर लिया डेटा, यानी कि जो हमारा डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम कहाँ पे चेक करेगा, वो यहाँ पर चेक करेगा डोमेन्स के अंदर कि कोई इस नाम से डोमेन ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको मना करेगा कि भाई ऑलरेडी टेकन है, नहीं तो वो उसको क्रिएट करने के लिए दे देगा। अब पासवर्ड के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी यहाँ पर हमें ऑथ सिस्टम जो प्रोवाइड करता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। तो रजिस्टर यूज़र के अंदर आप चलोगे तो यहाँ पर देखिए पासवर्ड के लिए ऑलरेडी इन्होंने वैलिडेशन लिखी हुई है, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और इस चीज़ को आप यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि रिक्वायर्ड हो गया, कन्फर्म्ड हो गया, फिर आपका रूल है पासवर्ड डिफ़ॉल्ट करके। तो यहाँ पर कुछ रूल है जो कि डिफ़ॉल्ट ये लोग देते हैं। यहाँ पर रूल्स को आप यहाँ पे बस एक्सटेंड कर लोगे, मतलब इंपोर्ट कर लोगे, सॉरी। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो भी वैलिडेटेड डेटा रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग डीडी कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे वैलिडेट हो रही हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए सेम चीज़ आ रही है, नेम, ईमेल, डोमेन नेम और आपका पासवर्ड, है ना। एक बार हम लोग पीछे जा करके यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे कि ये हमने डाला और यहाँ पे हमने डोमेन नेम डाल दिया, यहाँ पे पासवर्ड डाला और यहाँ पे पासवर्ड मिसमैच कर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए पासवर्ड मिसमैच हो गया, ठीक है। तो पासवर्ड मिसमैच करने पे ये इसको आपको अलर्ट भी कर रहा है, तो ये ठीक है। अभी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि टेनेंट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका tenant@tenant.com, ठीक है। और यहाँ पे आपका डोमेन जो रहेगा वो टेनेंट के नाम से ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे कैपिटल टी कर लेते हैं बेसिकली। अब इसको मैं यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे पास कर देता है कि भाई डोमेन नेम इसको टेनेंट नाम से चाहिए, उसका ईमेल ये है, उसका नाम ये है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि डेटाबेस में एंट्री करवा लेते हैं। तो हमारे पास डेटा वैलिडेटेड हो गया। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है टेनेंट
टेनेंट क्रिएट करके और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं जो भी आपके वैलिडेटेड डेटा रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ये पास हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको टेनेंट का जो यहाँ पर टेनेंट वेरिएबल है उसके आपके डोमेन्स में भी आपको एंट्री करनी रहेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे डोमेन्स और आप यहाँ पे पास कर दोगे क्रिएट करके और यहाँ पर आप उसकी जो भी टेबल के अंदर जो भी डेटा चाहिए होगा वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि डोमेन जो है उसका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डोमेन नेम डॉट करके, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉन्फ़िग, और यहाँ पे जो भी आपका ऐप का डोमेन है ना। तो ऐप के अंदर कोई वैसे डोमेन नाम से कुछ की नहीं है। अगर आप यहाँ पर ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे डोमेन नाम से कोई की नहीं है। यहाँ पर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपका यूआरएल क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ पर डोमेन नाम की एक की डाल देते हैं जो कि ENV से ही आएगी। तो यहाँ पर आपका रहेगा ऐप डोमेन, और बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे लोकल लिख देगा, है ना, लोकल होस्ट करके। तो ये जो ऐप डोमेन है इसको आपको .env में आपको डालना रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ चलता हूँ .env के अंदर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोकल होस्ट फ़िलहाल के लिए आप लिख सकते हैं, है ना। बल्कि जब आप प्रोडक्शन में जाओगे तो इसको आप चेंज कर दोगे, है ना, इसको और इसको, कि ये आपका बेस यूआरएल आपका कुछ और हो जाएगा और डोमेन नेम आपका कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने चेंज कर लिया। अभी हमारे पास जो टेनेंट कंट्रोलर है उसके अंदर हमने यहाँ पे टेनेंट क्रिएट कर दिया, उसके डोमेन को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया कि भाई इस नाम से उसका डोमेन हो गया। और फिर आप उसको रिटर्न रिडायरेक्ट कर सकते हो .index वाले पेज पे, और कुछ अगर मैसेज अगर आप सक्सेसफुल भेजना चाहते हो, आप प्रिंट करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर भी आप भेज सकते हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ देखिए कुछ बोल रहा है कि फसाड हैज़ नॉट बीन सेट, शायद .env के अंदर कुछ दिक्कत है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया, इसकी वजह से थोड़ा इश्यू कर रहा है ये। अभी देखिए सब कुछ सही चल रहा है। ऐड टेनेंट पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कोई एंट्री तो नहीं हुई है। अभी कोई एंट्री नहीं हुई है। टेनेंट्स के अंदर भी चलते हैं, यहाँ भी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं फॉर्म को, टेनेंट, और यहाँ पर हो जाएगा टेनेंट करके पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करते हैं। तो अभी देखो इसने बोला कि नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, है ना। तो ऐसा इसलिए बोला इसने क्योंकि हमने टेनेंट के अंदर कुछ नई नई फील्ड्स ऐड की हुई है। तो जो भी आपने टेनेंट के अंदर नई फील्ड ऐड की हुई है उसको आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पब्लिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन आप लिख सकते हैं, स्टैटिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम यहाँ पर है गेट कस्टम। यहाँ पर आपको कुछ पास नहीं करना, और यहाँ पर आप इसको रिटर्न कर सकते हो एक एरे की फॉर्म में। यहाँ पर आप पास करोगे आईडी उसकी, नेम, ईमेल और पासवर्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या किया था कि हमने नए नए फील्ड्स के अंदर ऐड किया हुआ था। ये चीज़ आप उसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी पढ़ सकते हैं वैसे, कि जो भी आप कस्टम कॉलम्स जब आप ऐड करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ आपको लिखना रहेगा कि गेट कॉलम्स एरे, है ना, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आईडी आपको पास करना ही पड़ेगा क्योंकि आईडी आपकी होनी ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि डोंट फॉरगेट टू कीप आईडी इन द कस्टम कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पर नेम हो गया आपका, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अच्छा, पासवर्ड के अंदर क्या होगा कि आपका हैश्ड पासवर्ड होना चाहिए। अब हैश्ड पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा बेसिकली उसके एट्रीब्यूट में, कि जैसे ही वो एंट्री करे उससे पहले वो जो उसको सेट कर दे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पब्लिक फंक्शन सेट पासवर्ड एट्रीब्यूट करके, है ना। और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो रिटर्न कर सकते हैं कि दिस एट्रीब्यूट्स, ये हो जाएगा आपका पासवर्ड, और यहाँ पे बीक्रिप्ट आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो है वैल्यू आप पास करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पासवर्ड के लिए हो जाएगा, बिकॉज आप जो पासवर्ड आप जो है यहाँ कंट्रोलर से आप इसको पास कर रहे हो कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपने हैश नहीं किया हुआ है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करें कि हम इसको डायरेक्ट मॉडल के अंदर ही हैश कर दे रहे हैं यहाँ पर टेनेंट के अंदर, ताकि वो उसका हैश्ड पासवर्ड वो क्या करे कि सेट कर दे, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पर बोला कि डिक्लेरेशन ऑफ ऐप मॉडल टेनेंट गेट मस्ट बी कंपैटिबल विद दिस वन एरे। ओके, यहाँ पर एरे हमने पास करना भूल गए। इसको सेव करते हैं और वापस से करते हैं एक बार फिर से इसको रिफ्रेश। तो बोल रहा है कि नेम डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अभी भी उसको यहाँ पर नेम नहीं मिल रहा है।
एक बार हम लोग डेटा देख लेते हैं कि हमें डेटा क्या-क्या मिल रहा है बेसिकली कंट्रोलर के अंदर, है ना? वो कुछ इस तरीके से डेटा पास कर रहा है टेनेंट्स के अंदर, है ना? आईडी ओके, यहाँ पे एरे के अंदर पास कर दिया मैंने, सॉरी। इसको सेव करते हैं और वापस इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी देखिए हो गया, है ना? तो अभी अगर आप यहाँ पर आओगे, तो आप देखें यहाँ पर टेनेंट्स के अंदर एक एंट्री पड़ी। डोमेन्स के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भी एक एंट्री यहाँ पे पड़ी हुई है ना? बट यहाँ पर इस नाम से उसको डेटाबेस क्रिएट करना था। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ एक बार फिर से रिफ्रेश, तो यहाँ देखिए कोई एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए टीनेंट करके, है ना? ये 42 करके लास्ट में है। यहाँ पर भी देखिए 42 करके लास्ट में है और टीनेंट की जो आईडी है वो भी आप देखोगे तो वो भी आपको यहाँ पे 42 लास्ट में मिल जाएगी। ये रही, है ना? तो उसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे टीनेंट लिखा हुआ है और उसकी आईडी के नाम से उसने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब ये डेटाबेस क्रिएशन का जो पार्ट है ना, वो आप यहाँ से हैंडल भी कर सकते हो। टेनेंट के अंदर जब आप जाओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे नीचे हमने देखा था कि प्रीफिक्स वगैरह क्या लगाना आपको। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा प्रीफिक्स है, टेनेंट आईडी यहाँ पर है ना? और यहाँ पे सफिक्स के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इसके थ्रू वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, वो आईडी क्यों ले रहा है? वो आईडी इसलिए ले रहा है ताकि आपका डेटाबेस कहीं मैचिंग ना हो जाए किसी और से, है ना? इसकी वजह से वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर एक आईडी लेके चल रहा है। अभी अगर आप इसको अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखिए यूजर्स टेबल आपको मिलेगी और माइग्रेशंस है और यहाँ पे पासवर्ड रीसेट टोकन। अब ये दोनों टेबल कहाँ से आई? ये दोनों टेबल हमारी डेटाबेस में जाओगे, माइग्रेशंस और टीनेंट्स जो आपका फ़ोल्डर था, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, है ना? तो यहाँ से वो आपको टेबल मिली हुई है। अच्छा, ये जो डोमेन नेम है आपका, अब आप यहाँ पर जा सकते हो। तो अब आप यहाँ पे जा सकते हो, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गया आपका लोकल होस्ट टेनेंट और आप 8000 पोर्ट पे आप जा सकते हैं। तो अभी देखिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस इज़ योर मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन, द आईडी इज़ दिस वन, है ना? तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है राउट्स के अंदर, टेनेंट के अंदर, यहाँ से, ठीक है? तो ये अगर आप यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पे डीडी भी कर सकते हो, टेनेंट, और यहाँ पर आप आईडी पास कर सकते हो कि उसकी आईडी क्या है। आप यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए डीडी करके आ रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करते हैं, है ना? तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेनेंट की दे देता है कि क्या-क्या चीज़ें हैं उसके बारे में, उसकी आईडी क्या है, नेम क्या है, ईमेल क्या है। तो बेसिकली ये एक हेल्पर हो गया जो आपकी हेल्प कर रहा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे टू एरे भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जिससे कि आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बहुत ईज़ी वे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में आप यहाँ पर देखोगे डोमेन्स यहाँ पर क्या हुआ है कि उसके रिलेशनशिप में बना हुआ है ना? कि हर एक यूज़र के पास मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेनेंट लोकल होस्ट। तो ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है, कोई एक मेरा क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि मुझे 2 डोमेन चाहिए, तो वो सेम क्लाइंट यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड के साथ में वो 2-2 डोमेन खरीद सकता है ना? तो उसके पास नेम यहाँ पर सेम रहेगा, ईमेल सेम रहेगा, बस उसका क्या होगा कि यहाँ पे डोमेन की जगह 2 एंट्री पड़ जाएगी। एक तो फर्स्ट उसका डोमेन हो जाएगा और दूसरा सेकंड डोमेन हो जाएगा, है ना? तो इसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ से लोड करना है, अब जैसे कि व्यू की फ़ाइल लोड करना है, आपको रिएक्ट की फ़ाइल आपको लोड करना है, या जो कुछ भी आप लोड करना चाहते हो बेसिकली, वो आप यहाँ से कर सकते हो, या किसी कंट्रोलर के अंदर अब आप ये इसको मूव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कंट्रोलर आपको इंपोर्ट करना है और यहाँ से फिर आप अपने कंट्रोलर को आप यहाँ पे लोड कर पाओगे, है ना? तो ये एक तरीका है बेसिकली अपने टेनेंट को लॉगिन करने का बेसिकली, है ना? तो यहाँ से आप क्या कर पा रहे हो कि अभी फ़िलहाल के लिए अभी आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो कि जो भी आपके टेनेंट्स की जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे आप देखना भी चाहते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ के अंदर चलते हैं, टेनेंट्स के अंदर, और इंडेक्स डॉट जो यहाँ पे फ़ाइल है, यहाँ पर हम लोग पूरी टेबल्स यहाँ पे प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए कुछ इस टाइप की आपको टेबल आपको दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं टेनेंट नेम, यहाँ हो जाएगा उसका ईमेल, यहाँ पर हो जाएगा उसका डोमेन, जो भी उसने डोमेन लिया हुआ है, और यहाँ से उसका हो जाएगा एक्शन करके। तो एक्शन में आप क्या कर सकते हो कि आप ऐड, एडिट, डिलीट जो भी आप यहाँ पे करना चाहो वो आप यहाँ पे कर पाओगे, है ना? तो अभी आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, उसका डोमेन नेम क्या है और उसका एक्शन क्या हुआ है। टेनेंट कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और जो यहाँ से इंडेक्स वाली फाइल है, यहाँ से हमें चाहिए होगा उसका सारा डोमेन नेम वगैरह या जो उसके डेटा है जो भी टेनेंट से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको सभी टेनेंट आपको यहाँ पे फैच करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेनेंट्स,
विद डोमेन्स करके, और यहाँ पे आप जो है गेट लगा दोगे। अभी मैं आपको dd करके दिखाता हूँ, टीनेंट्स टू एरे करके। आप इसको सेव करें, यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश, तो देखिए आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है, जो भी टीनेंट की जो भी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा टीनेंट्स को, तो मैं यहाँ से टीनेंट को पास कर देता हूँ। और अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लूप चला सकते हो, फॉर ईच लूप, और यहाँ पे एंड फॉर ईच करना रहेगा। यहाँ पे आपको नाम डालना रहेगा, जो भी टीनेंट का नाम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो टीनेंट। इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डोमेन नेम, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ईमेल, डोमेन नेम नहीं, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो भी डोमेन है। तो डोमेन नेम भी मल्टीपल है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी डोमेन्स है वो उसके मल्टीपल है। तो मल्टीपल के लिए हमें फिर से एक लूप चलाना रहेगा डोमेन प्रिंट करने के लिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग लूप चला लेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईच, और यहाँ पे लिखेंगे टीनेंट डोमेन्स एज डोमेन, और यहाँ हो जाएगा आपका एंड फॉर ईच। अब आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो जो भी उसका डोमेन है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे डोमेन, और यहाँ पे जो उसका लूप है हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या वो एंड का है या नहीं है। तो यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन डाल सकते हो, तो आप यहाँ पर डालोगे लूप, अगर ये लास्ट वाला है तो वो ब्लैंक कर देगा, एल्स में वो वहाँ पर कॉमा लगा देगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने डोमेन, अगर ये वाला डोमेन के पास अगर डोमेन नेम होता है तो ये वाला डोमेन कौन सा है, ये इसके अंदर का है ये वाला, तो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा और ये चेक करेगा कि क्या ये लूप का लास्ट है। अगर ये लास्ट होगा तो वो वहाँ पे ब्लैंक रखेगा, अदरवाइज वो अब वहाँ पर कॉमा लगा देगा अगर उसके पास मल्टीपल डोमेन्स हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे बोल रहा है कि सिंटैक्स एरर है कहीं पे, जो आपका यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखना है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं रिफ्रेश हो रहा है। अनडिफाइंड वेरिएबल टीनेंट्स करके, तो यहाँ पर हमने शायद पास नहीं किया हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे टीनेंट्स करके आप यहाँ पे पास कर सकते हो। इसको सेव करो, वापस से इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए आपके पास आ रहा है कि टीनेंट का नाम क्या है, टीनेंट की ईमेल क्या है, और उसका डोमेन नेम क्या है, और साथ में यहाँ पे एक्शन में प्राइस आ रहा है। तो आप प्राइस यहाँ से हटा सकते हो बेसिकली, और यहाँ पे हम लोग ऐड एडिट का बटन हम लोग दे सकते हैं कि वो उसको एक्शन कर सकें या फिर डिलीट कर सकें। तो यहाँ पे फिर से मैं एक टीनेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि टीनेंट टू, उसका पासवर्ड भी हम टीनेंट2 ही रख लेते हैं। इसको यहाँ से हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये बोला कि पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। अच्छा, 8 कैरेक्टर का लो। तो देखिए यहाँ पर टीनेंट2 यहाँ पर आ गया है ना। अब आप इसको भी आप ओपन कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ से आपने 8000 पोर्ट पर आप चले गए, तो यहाँ से आपने इसको भी एक्सेस कर लिया है ना। ये आपका टीनेंट2 हो गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने आसानी से यहाँ पर देख ली। देखिए एक अभी प्रॉब्लम है इसके अंदर। अभी आप यहाँ पे लॉगिन पर जा सकते हो, जो भी आपका टीनेंट होगा वो देखिए यहाँ पर टीनेंट2 वाले पे है, और यहाँ से वो चाहे तो वो user@user.com यानी कि जो एडमिन का जो पेज है उसको भी एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे टीनेंट आपका लॉगिन है, और वो बंदा यहाँ से फिर वो टीनेंट क्रिएट करने लग जाएगा, है ना। तो वो यहाँ पे मैनिपुलेट करने लग जाएगा। तो इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई एक टीनेंट बंदा आए और वो हमारे लॉगिन पेज को यहाँ पर देख पाए। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने प्रोवाइडर्स के अंदर, राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पे राउट्स आपने बनाए हुए हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, जो कि बाहर के जो बंदे हैं, यानी कि जो भी टीनेंट वाला बंदा होगा या जो क्लाइंट होगा वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको वो न देख सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक जो फंक्शन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्रोटेक्टेड फंक्शन सेंट्रल डोमेन्स करके, है ना, और ये एरे यहाँ से रिटर्न करेगा, और आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं कॉन्फिग टेनेंसी डॉट सेंट्रल डोमेन, है ना। और अब आप इसको यहाँ से फैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे डोमेन्स करके, जो कि सेंट्रल डोमेन्स है,
दिस सेंट्रल डोमेन्स, है ना। इसका भी नाम मैं सेम ही रख देता हूँ। एक बार इसको डीडी करके देख लेते हैं कि क्या हमें डेटा मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, इसको करेंगे एक बार फिर से रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए ये चीज़ आपको मिल रही है, लोकल होस्ट और जो आपका लोकल होस्ट जो आपका नंबरिंग में होता है। तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िग के अंदर आप जाओगे, टेनेंसी के अंदर, तो अगर आप यहाँ पर आते हो ना तो आपको वही चीज़ मिलती है, सेंट्रल डोमेन्स करके। तो यहाँ पर जो आपकी बाद में प्रोडक्शन में जो भी एप्लीकेशन रहेगी, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा कि भाई माई डोमेन, है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो अपने जो भी डोमेन्स है सेंट्रल के, है ना। वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर देखने को मिली। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर डोमेन रजिस्टर हो, जैसे कि लोकल होस्ट है मेरे पास, तो उसके साथ में आपका टेनेंट का दिख सके, और उनको छोड़ करके, यानी कि ये आपका मेन डोमेन हो गया ना, और यहाँ पर जो डोमेन है आपका ये कुछ और है जो कि tenant2.local होस्ट है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम चाहेंगे कि यही वाले बंदे सिर्फ सेंट्रल पेज को एक्सेस कर सकें, ये वाले ना कर सकें। जो इसके लोग जैसे tenant2 हो गया या tenant1 हो गया, वो अपने सेंट्रल जो ये है एपीआई है, web.php है, इसको एक्सेस ना कर पाए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ सेंट्रल डोमेन्स इस तरीके से, और आप यहाँ पर आप डोमेन आप पास कर दोगे, या यहाँ पे क्योंकि वो लूप है तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर ईच का, सेंट्रल डोमेन्स एज डोमेन, और आप इसके अंदर आप ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे पास कर दोगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड करोगे जो कि होगा डोमेन करके, और यहाँ पर आप वो डोमेन आप यहाँ पे डाल दोगे, है ना, यहाँ से ये वाला। इसको डुप्लीकेट करते हैं और इस चीज़ को हम web.php में भी डाल देते हैं। ठीक है, इसको अब हम सेव करते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, सॉरी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम वापस से लॉगिन वाले पेज पे जाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर डाला लॉगिन, अब ये मना कर रहा है, बोल रहा है कि नॉट फाउंड, है ना, क्योंकि उसके पास ये अवेलेबल ही नहीं है। आप यहाँ पे tenant2 के साथ में आप जो है कुछ ऐड नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आप लॉगिन या रजिस्टर पेज अगर आप करना चाहो तो अब आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। इससे पहले आप वहाँ पर एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। तो ये आपकी प्रोटेक्शन होगी बेसिकली कि इनके लिए, यानी कि ये जो डोमेन है इनके लिए ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, रजिस्टर और लॉगिन जो भी आपका वहाँ से है। इनके लिए आप एक अलग सा लॉगिन आप जो पेज आप बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप आओगे राउट्स के अंदर, तो टेनेंट के अंदर, और यहाँ पर आपने एक और आपने राउट बनाया जो कि है आपका लॉगिन का, मान लीजिए गेट लॉगिन, और यहाँ पे मैं फंक्शन पास कर देता हूँ सिर्फ, और यहाँ पे आप जो डी कर सकते हो लॉगिन पेज, है ना। आप यहाँ पे व्यू आप बेसिकली आप यहाँ पे लोड करोगे। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश। तो अभी देखिए रजिस्टर पे तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, सॉरी यहाँ राउट की स्पेलिंग गलत होगी फिर से। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे तो आपको लॉगिन पेज जरूर मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से आप जो है टेनेंट के अंदर आप यहाँ पे व्यू पेज आप लॉगिन कर सकते हो, और आपका सेंट्रल जो पेज है वो आपका चल रहा है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे डोमेन आप जो है फिर से कोई टेनेंट अगर आता है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। यहीं पे आप प्राइसिंग का भी डाल सकते हो कि वो बंदा प्राइसिंग का प्लान कौन सा लेना चाहता है, या जो कुछ भी है, या बाद में आप ऐड करना चाहो, है ना। यहाँ इसके अंदर अभी और बहुत काम है, जैसे कि आप यहाँ पे लॉगिन पेज टेनेंट का बनाना, फिर उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें आप ऐड कर सकते हो ना। तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल ऐप है जो सुपर एडमिन का बेसिकली ये ऐप है। यहाँ पर हमने क्या किया कि टेनेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया ना, जो भी उसका ईमेल है, डोमेन नेम है, पासवर्ड है, सब कुछ यहाँ पर डाल दिया। फिर हमने उसको यहाँ पर एक अलग से पेज पर हमने भेज दिया उसको, एक अलग से डोमेन पे, कि वो वहाँ पर जा करके अपनी सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो टेनेंट क्या है, या वहाँ से वो अपनी मेन ऐप को वो एक्सेस करेगा। यहाँ पर आपका सबसे मेन काम रहेगा, तो जो भी आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन काम करती है, यानी कि जो आप यूज़र को जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो आप इस वाले राउट पे आप दोगे टेनेंट के लिए, राइट। तो इसके अंदर आप चाहते हो कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, आपने एक जो है कंपनी रजिस्टर कर दी, तो उस जो कंपनी के अंदर आप क्या क्या करना चाहोगे कि उसके अंदर भी आप मल्टीपल चीज़ें आप डालना चाहोगे कि जो टेनेंट है वो बंदा मल्टीपल यूज़र क्रिएट कर सके बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए मैं एक किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक डोमेन आपकी कंपनी से खरीदा कि भाई मेरे को एक जो डोमेन दे दो। मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी के नाम से डॉट आपका जो डोमेन रहेगा वो रहेगा, उसके नाम से हमने खरीद लिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने मल्टीपल एम्प्लॉय हायर कर रखे हैं, तो मैं उनके लिए हर एक के लिए मैं यहाँ से अकाउंट क्रिएट करके मैं उनको दे दूँगा। तो अकाउंट क्रिएट करने से मेरा मतलब ये हो गया कि अब जो भी आपकी यूजर्स टेबल है,
टेनेंट के लिए वहाँ पर वो यूज़ होने वाली है माइग्रेशन के अंदर, यहाँ पर ये वाली है ना। तो ये वाले टेबल्स अब आपकी यूज़ में आएंगे और आप यहाँ पे रोल एंड परमिशंस जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे टेनेंट फोल्डर के अंदर आप डालोगे। रोल परमिशन या जो कुछ भी आपने CRUD ऑपरेशन आपने प्रोवाइड करना है वो सारा आप यहाँ पे डालोगे। फिर आप यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का भी आप बना सकते हो कि टेनेंट हमारा लॉगिन कर सकता है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में, या उसके जो यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं। फिर जो भी टेनेंट यहाँ पर हमारा रजिस्टर हो रहा है बेसिकली यहाँ से कंट्रोलर्स के साथ में यहाँ पर है ना। तो जो भी आपने यहाँ पे नेम ईमेल और पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया हुआ है वो आप टेनेंट के डेटाबेस में भी आप डालना चाहोगे ताकि वो वहाँ पर लॉगिन हो सके, है ना। तो ये सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, यानी कि टेनेंट के लिए हम लोग लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज ये सब कुछ बनाएंगे। फिर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको विजुअलाइज हो पाएगा कि कैसे हमारी एप्लीकेशन पूरी चलने वाली है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।